नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज हम बात करेंगे उस किलर होटल की जहां पर मौत का कारोबार चल रहा था। 21 लोगों की मौत हो जाती है। होटल कथित तौर पर बिना एनओसी के चल रहा था। जिम्मेदार इन 21 मौतों का आखिर कौन है, ये बड़ा सवाल यहां पर आकर खड़ा हो जाता है। अगर होटल के पास एनओसी थी ही नहीं तो फिर ये कारोबार इतना बड़ा और फल फूल कैसे रहा था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को जरा देखिए, किस तरीके से ये आग धू धू कर जल रही है और भ्रष्टाचार की ये आग, करप्शन की ये आग, 21 लोगों का जीवन निगल गई। तमाम लोगों को बाहर निकाल लिया गया, सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन उन 21 लोगों की जानों का क्या, जिसमें तमाम विदेशी नागरिक भी थे जो शायद दिल्ली घूमने के लिए आए थे। लेकिन ये काला सच पर्यटकों के नाम पर वो हमारे सामने है। टूरिस्ट के नाम पर काला सच वो हमारे सामने है। जहां 21 लोगों की जान चली गई, जहां 6 कमरों का लाइसेंस था वहां 25 कमरे बना दिए गए। किसकी शह पर? आज इसी को करेंगे हम लेकर सवाल, लेकिन उससे पहले सुनिए किस तरीके से पूरा माहौल रहा। परमिशन होटल रेस्टोरेंट चलाने की थी, कितने कमरों में B&B चलाने की थी, इस सबके कागजों को इकट्ठा किया जा रहा है और जिसकी ये बिल्डिंग है, जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। पुलिस की टीम इसके लिए रवाना कर दी गई है। साथ ही साथ डीएम के मातहत सारे एजेंसी, नगर निगम, फायर, बिजली विभाग, पानी का विभाग, आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं जिसमें रही बराबर भी वायलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। देखिए, फरवरी के अंदर पालम में आग लगी, 9 लोग जिंदा जल के मर गए, 3 बच्चियां थी। फायर ब्रिगेड की लिफ्ट नहीं खुली, फायर ब्रिगेड ने काम नहीं किया। सबके सामने बात आई, सरकार ने कहा जांच कराएंगे, 3 महीने हो गए, जांच की रिपोर्ट नहीं आई। विवेक विहार में आग लगी, फायर ब्रिगेड में पानी नहीं था, पानी के अंदर प्रेशर नहीं था, 9 लोग मरे, कोई रिपोर्ट नहीं आई। अब ये 20-21 लोग यहाँ पे जल के मरे हैं। सरकार को क्या कहना चाहिए? सरकार को कहना चाहिए हमारी फायर ब्रिगेड लेट पहुंची, हमें इस बात का दुख है। देखिए, बहुत दुखद है और दिल्ली में ये पहली घटना नहीं है। पिछले 3 महीने की बात मैं करूं तो चौथी ऐसी बड़ी घटना है जहां पर 10 लोगों ने, 5 लोगों ने और यहां पर 22 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। लेकिन सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं जिम्मेदार ठहराना चाहता हूं जो यहाँ का फायर डिपार्टमेंट है दिल्ली का, मैं जिम्मेदार ठहराना चाहता हूं जो कॉरपोरेशन है, डीडीए है, एमसीडी है, इन्हीं के संरक्षण में कहीं ना कहीं इस तरीके की इलीगल कार्रवाई होती है। क्योंकि यहाँ की भी जानकारी जो मिली है उसके अनुसार 6 कमरों का एक गेस्ट हाउस जो है वो उसका परमिशन ली गई और लगभग 24 कमरे यहाँ पर चल रहे थे। उसके अलावा भी बहुत सारे लोग वहाँ पर इलीगल तरीके से रह रहे थे। तो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर न सिर्फ देश में उबाल है बल्कि राजनीतिक संग्राम भी देखने को मिल रहा है और आज इसी को लेकर करने वाले हैं हम सीधी बात। लेकिन उससे पहले वह तमाम सुलगते सवाल आपके समक्ष रख दे जिनके जवाब देश जानना चाहता है। हादसा या सरकारी सिस्टम की संस्थागत हत्या? क्योंकि बिना नियमों को ताक पर रखकर बिना मानकों के होटल चल रहा था। मौत का जिम्मेदार होटल मालिक या एनओसी देने न देने वाला पूरा तंत्र जिसने निगरानी ही नहीं की या एनओसी दी ही नहीं? तीसरा सवाल, क्या मेडिकल टूरिज्म के नाम पर सुरक्षा मानकों से समझौता हुआ है? ये एक बड़ा सवाल यहां पर आकर खड़ा हो जाता है। टूरिज्म के नाम पर काला सच उजागर यहां हुआ है। क्या दिल्ली में सैकड़ों टिक टिक करते टाइम बम अभी भी चालू हैं, जहां पर अग्निशमन यंत्र मौजूद नहीं, तमाम जो मेजर्स हैं वो मौजूद नहीं? हर बड़ी आग के बाद जांच, मुआवजा, फिर खामोशी, आखिर कब तक? ये बड़ा सवाल यहां पर आकर खड़ा हो जाता है। इस बार भी वही हुआ है। एलजी ने बकायदा बैठक बुलाई है, जांच के आदेश भी दिए गए हैं। अब पूरी तरीके से मामले को संभालने की कोशिश की जा रही है, ग्राउंड लेवल पर हर एक कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन पहले से कोई कदम क्यों नहीं उठाए जाते हैं?
पहले से कोई देखरेख, कोई निगरानी, कुछ ध्यान क्यों नहीं किया जाता है? समय समय पर ऑडिट, मॉनिटरिंग आखिर क्यों नहीं होती है? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब बहुत जरूरी है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय भी एक एक कर हम आपसे कराएंगे। अनिल गोयल बीजेपी की तरफ से, प्रदीप गुप्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से, वेद भूषण शर्मा जी पूर्व एसीपी हैं दिल्ली पुलिस के। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का। लेकिन सबसे पहले रुख मैं मनीषा सिंह का करूंगी, हमारी सहयोगी हैं ग्राउंड जीरो से, सुबह से इस खबर पर लगातार रिपोर्ट कर रही हैं और एक एक तस्वीर प्राइम न्यूज पर सबसे पहले पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। मनीषा, आज दिन भर आप मालवीय नगर में मौजूद हैं, एक एक तस्वीर आप टेलीविजन के माध्यम से हमारे दर्शकों तक पहुंचा रही हैं, देश के जनता तक पहुंचा रही हैं। सबसे बड़े खुलासे की बात करें तो इस पूरे मामले में अभी तक सबसे बड़ा खुलासा क्या सामने आया है? जिम्मेदार कौन है, दोषी कौन है, किसकी लापरवाही है? देखिए मोनिका, सबसे पहले मैं आपको वो भयावह तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। मैं आपको तमाम खुलासों के बारे में ही बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको प्राइम न्यूज के माध्यम से अपने दर्शकों को यह दिखाना चाहती हूं, वो मंजर देख ले, वो भयावह मंजर देख ले कि किस तरीके से जो पेशेंट्स हैं उनकी चंद सेकंड में जान चली गई है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह, ये वही बिल्डिंग है जहां पर, ये खूनी बिल्डिंग जहां पर इतने बड़े अग्निकांड जो है वो उसका अंजाम दिया गया है। और ऐसे में ये देखने वाली बात होती है कि तमाम जो सुरक्षा मानक हैं उसको मेंटेन किया जा रहा था कि नहीं, उसको फॉलो किया जा रहा था कि नहीं। सवाल यही है, लेकिन जवाब ये है कि बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखिए, हमने और भी होटल्स का मुआयना किया। लोकेश बजाज जो है इस होटल के ओनर हैं, उनके कई सारे यहाँ पर दुकानें हैं, कई सारे यहाँ पर होटल्स हैं। हमने वहां पे भी जाकर के देखा तो आप मानेंगे नहीं कि एक छोटे से एरिया को उन्होंने होटल में तब्दील कर दिया है। हालांकि सबसे बड़ा खुलासा ये है कि यहाँ पर सिर्फ 6 रूमों की अनुमति दी गई थी, सिर्फ 6 कमरों की अनुमति दी गई थी। लेकिन दुखद बात ये है कि वहां पर 6 की जगह 26 कमरे थे। आपको मैं इमारत अगर दिखाऊं तो इमारत इतनी ऊंची थी कि किसी भी एमसीडी को, किसी भी सरकारी संस्थान को ये अंदाजा लगाना बेहद जरूरी हो जाता है या फिर बेहद आसान हो जाता है कि ये अधिकृत है, ये अतिक्रमण है, लेकिन इसकी कोई सुध नहीं लेता है। हालांकि ये सीधे तौर पर करप्शन को उजागर करता है। मनीषा, जिस तरीके से आप बता रही हैं कि ये होटल इतना लंबा, इतना ऊंचा, तस्वीर भी हम इसकी देख रहे हैं किस तरीके से संकरी सी सीढ़ियां हैं, 6 कमरों का लाइसेंस था, 26 कमरे यहाँ पर खड़े कर दिए गए, ऊंची सी इमारत। तो क्या ये जो दोनों सरकारें, यानी कि चाहे आम आदमी पार्टी की हो चाहे बीजेपी की हो, आपस में लड़ती रही, उससे पहले कांग्रेस भी थी, किसी का इस पर ध्यान ही नहीं गया? किस तरीके से मानकों को ताक पर रखकर जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। करप्शन की गाथा गा रहा था ये होटल। बिल्कुल मोनिका, इसी बात का तो दुख है। चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, कोई जो सुरक्षा व्यवस्था है, आम जनता की जो सुरक्षा है, उसकी सुध लेने को कोई तैयार नहीं है। सिर्फ अपनी छवि सुधारने में लगे हुए हैं, पर्चा बांटने में लगे हुए हैं। लेकिन जब बात आती है लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो वहां पर कोई सरकार नजर नहीं आती है। ऐसे में ये देखने वाली बात है कि एमसीडी क्या कर रही थी उस वक्त जब ऐसी घटना घटती है। क्यों नहीं ये निरीक्षण किया गया जब वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं थे? मैं आपको अगर तस्वीरें दिखाऊंगी, जो तस्वीरें मैंने देखी हैं अपनी आंखों से, वहां पर एक भी फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं है। बगल में किचन है, तमाम अप्लायंसेस हैं, लेकिन अगर गलती से भी खुदा न खास्ता अगर कोई एक्सीडेंट घट जाती है, अप्रिय घटना घट जाती है, तो उसका सुध लेने वाला कोई नहीं है। और जो अंदर बैठे वो मासूम मरीज हैं, जो पास में ही यहाँ पर मैक्स हॉस्पिटल है, वहां पर इलाज कराने के लिए आते हैं और यहाँ पर वो इनके सहारे रहते हैं। 2000 रुपए प्रतिदिन का इनका जो फीस है वो है, और ऐसे में जो उसके बदले उन्हें सुविधा दी जाती है वो नीलबट्टा सन्नाटा है। बिल्कुल, सुविधाओं के नाम पर नीलबट्टा सन्नाटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और उधर मनीषा, जिस तरीके से जो 21 लोगों की मौत हुई है उसमें कई विदेशी नागरिक भी बताए जा रहे हैं, तो यहाँ पर टूरिज्म को लेकर जो काला सच है वो भी उजागर हुआ है। ये जो नागरिक थे जिनकी मौत हुई है, जिसमें कई विदेशी भी थे, क्या वो इसी होटल के अंदर रह रहे थे? बिल्कुल, जैसे कि आपने टूरिज्म की बात की है, तो मैं आपको ये बता दूं, एक और बड़ा खुलासा हुआ था कि यहाँ पर कोई भी एमसीडी का जो मुआयना होता है या फिर उनकी तरफ से अनुमति ली जाती है होटल को खड़ा करने के लिए, रेस्टोरेंट को खड़ा करने के लिए, या फिर आप ये
कह लीजिए कि अपना घर बनाने के लिए। कोई अनुमति नहीं ली गई थी, टूरिज्म डिपार्टमेंट से ये अनुमति ली गई थी, जिसके बाद ये तमाम जो बातें हैं वो निकल करके आ रही हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर पूरे तरीके से जो इस होटल संचालित किया गया था उसमें कोई अनुमति नहीं ली गई थी एमसीडी के द्वारा। सवाल यही खड़ा होता है कि एमसीडी ने यहाँ पर क्यों नहीं जोर दिया। हमने तमाम लोगों से भी बात किया और सभी ने यही कहा कि यहाँ पर जो होटल्स हैं या फिर तमाम जो यहाँ पर दुकानें हैं सभी करप्शन के आधार पर चल रही हैं। अतिक्रमण जो है यहाँ पर सभी करप्शन के आधार पर चल रही हैं। नोट जाता है पॉकेट में और उसके बाद सारे जो अधिकारी हैं अपने आंखें बंद कर लेते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक बात आप मनीषा यहाँ कह रही हैं और इसीलिए हमने पहले भी कहा कि करप्शन की गाथा यहाँ पर गाता हुआ ये होटल, इसका काला कारोबार, काला सच उजागर हुआ और इस होटल को किलर होटल ही कहा जाएगा जिसने 21 लोगों का जीवन ले लिया। मनीषा आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपसे भी कोई तमाम और जानकारियां भी लेंगे। हम अपनी चर्चा की भी शुरुआत करते हैं। अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो आप भी कर सकती हैं, आप जरूर हमें बताइएगा। अनिल गोयल जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ, प्रदीप गुप्ता जी आम आदमी पार्टी के साथ की तरफ से और वेदभूषण शर्मा सर भी हमारे साथ हैं, पूर्व एसीपी दिल्ली पुलिस के। अनिल गोयल जी के पास चलते हैं। अनिल गोयल जी, आम आदमी पार्टी पर तो आप लोग इतने तमाम आरोप लगाते रहते थे, अब तो आपकी सरकार है तो आप लोगों ने ऑडिट्स पे ध्यान नहीं दिया, कुछ ध्यान नहीं दिया। ये क्या चल रहा था दिल्ली में? किलर होटल, काला कारोबार जिसने 21 लोगों की जिंदगी छीन ली, कौन जिम्मेदार है इसका? मोनिका जी, सबसे पहले तो ये बहुत दुखद घटना है। मैं सभी संवेदनशील परिवारों को अपनी तरफ से भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको इस दुखद घड़ी में दुख सहने की शक्ति प्रदान करें और हम पूरा भाजपा परिवार, पूरी सरकार उनके इस विपत्ति के समय में उनके साथ खड़ी। पहली बात, निश्चित तौर पर यह दर्दनाक घटना है और क्योंकि हमारे टाइम में हुई है हम इसकी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं और उस जिम्मेदारी के साथ साथ में हमने जो जो एक्शन करना था वो एक्शन लगातार हो रहे हैं। और यही नहीं है, इसके अलावा क्षेत्र में इस किस्म की और भी कई बिल्डिंगें हैं जिनको लगातार सील करा जा रहा है। हम इस बिल्डिंग के साथ साथ आगे भी सावधानी बरतते हुए जो बिल्डिंग इस तरह से खतरनाक स्थिति में है सब पर एक्शन हो रहा है, सबके सर्वे हो रहे हैं और सबको सील भी करा जा रहा है। इसलिए भाजपा सरकार शांत बैठी है वो नहीं है। एक सबसे बड़ी दुखद बात यह है, घटना है हम मानते हैं, लेकिन जो हमारे पक्ष दल आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, इससे पहले एमसीडी में आम आदमी की सरकार थी, 25 कमरे एक दिन में नहीं बने, उनके कार्यकाल में कमरे बने, हमारे कार्यकाल में दुर्घटना। हम उस दुर्घटना को स्वीकार करते हैं, लेकिन जिस भ्रष्टाचार की बात हो रही है वो भ्रष्टाचार तो आम आदमी पार्टी के यहाँ पर काउंसलर थे, आम आदमी की पार्टी की सरकार थी, उनके टाइम में इस किस्म का घोटाला हुआ है तो निश्चित तौर पर वो भी इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। मैं आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं कर, वो भी नहीं बच सकते। और ये जो भी घटना है निश्चित तौर पर बहुत शर्मनाक है, बहुत चिंताजनक है, बहुत भयानक भयावह है। हम इसकी जितनी भी मतलब जिम्मेदारी चलिए आप ले रहे हैं, जिम्मेदारी से आप दरकिनार नहीं हो रहे, ये अच्छी बात है। मनीषा कुछ कहना चाहती है, मैं 1 मिनट मनीषा को जरा ले लूं और फिर मैं लौटूंगी आपके पास। जी मनीषा, ओवर टू यू। मोनिका, देखिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो हमारे साथ जो स्पोक्स पर्सन जुड़े हुए हैं वो अभी भी इस बात से बाज नहीं आ रहे हैं। वो आरोप प्रत्यारोप का जो बात है वो कर रहे हैं। बीजेपी को आए अभी कुछ ही महीना हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वो पिछले 2 सत्र से यहाँ पर मौजूद है दिल्ली सरकार में। बिल्कुल, और इसी को लेकर मनीषा हम आम आदमी पार्टी से सवाल करेंगे। ऐसे में ये सवाल जानना जरूरी हो जाता है कि इतने समय से जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो क्यों नहीं एमसीडी ने यहाँ पर सुधरी, क्यों नहीं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने या फिर आम आदमी पार्टी के जो अधिकारी हैं उन्होंने सुधरी। अब आरोप जो है जो कुछ महीने पहले सरकार आई है उस पर लाद दिया जाता है। बिल्कुल, और यही सवाल प्रदीप गुप्ता से लेने की कोशिश होगी, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अपना जवाब दिया, जिन्होंने कहा कि हम जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन जब करप्शन की बात आ रही है तो उन्होंने गेंद आम आदमी पार्टी के पाले में डाल दी है। तो प्रदीप गुप्ता से इसका जवाब लिया जाएगा। प्रदीप गुप्ता जी, क्या कर रही थी आम आदमी पार्टी की सरकार अपने समय पर? क्या कर रही थी आपकी सरकार? सौरभ भारद्वाज मौके पर आते हैं और आरोप लगाते हैं, आरोपों की बौछार करते हैं, लेकिन आपके शासनकाल में क्या हो रहा था वो तस्वीर देखिए।
ये उसी करप्शन का नतीजा है जिसने 21 लोगों की जान ले ली। ना एनओसी, ना ऑडिट, ना और कुछ। मोनिका जी, इस तरह की दर्दनाक मौतों पे किसी भी तरह की मोनिका, एक इनपुट देना चाहूंगी मैं। जी जी जी, तस्वीरें दिखाइए मनीषा जी। देखिए, अभी हाल ही की मैं तस्वीरें दिखा रही हूं। मैं आपको एक तस्वीर दिखा दूं। बीजेपी से मीनाक्षी लेखी यहां पहुंच चुकी हैं। तस्वीरें आपको मैं दिखाऊं। यहां पर मौके का जो मुआयना है या निरीक्षण करने के लिए यहां मीनाक्षी लेखी पहुंची हुई। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। मोनिका, देखिए, ये वही बिल्डिंग है जहां पर आग लगी थी। तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय मरीज थे जो यहाँ पर मेडिकल टूरिज्म के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, अपना इलाज के लिए पहुंचे थे, इस उम्मीद में पहुंचे थे कि उनका इलाज होगा, वो स्वस्थ हो जाएंगे। किसको पता था कि वो यहाँ से उनका पार्थिव शरीर जाएगा। और ऐसे में मीनाक्षी लेखी यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और तमाम जो निरीक्षण है वो करती हुई नजर आ रही हैं। मोनिका, बिल्कुल, मीनाक्षी लेखी की तस्वीरें हम देख रहे हैं और हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मीनाक्षी लेखी की तस्वीरें जो कि मुआयना करने पहुंची हैं। ओवर टू यू प्रदीप गुप्ता नाउ। माफी चाहूंगी क्योंकि लगातार अपडेट्स आ रही हैं, लगातार तस्वीरें आ रही हैं और वो भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाना, उन्हें दिखाना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए हम साथ-साथ अपडेट्स भी अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। प्रदीप गुप्ता, क्या कुछ हो रहा था आम आदमी पार्टी के शासनकाल में? करप्शन की गाथा हमारे सामने है जिसने 21 लोगों की जिंदगी ले ली। मोनिका जी, आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं या बीजेपी के आप कोई प्रवक्ता है उस तरह से आप मेरे से बात कर रहे हैं? मैं आपसे सवाल ही कर रही हूँ प्रदीप गुप्ता जी। आपको सवाल से बचना है इसलिए शायद आप आरोप लगा रहे हैं। मोनिका जी, एक सेकंड मेरे को बोलने दो। आपने कोई सवाल किया है, मैं पहली बार कह रहा हूं आपसे, इस तरह की दर्दनाक मौत के ऊपर किसी भी तरह की राजनीति करना कोई शोभनीय बात नहीं है। ये मानवता को कष्ट पहुंचाने वाली बात है। लेकिन जिसकी सरकार होती है, जवाबदेही उसकी होती है। और जो रही बात आप कह रहे हो कि आम आदमी पार्टी की सरकार के अंदर ये बिल्डिंग बनी, आज बिल्डिंग बनी, अब आम भाजपा की सरकार आ चुकी है, भाजपा ने क्या एक्शन लिया है? आज जिस तरह से आप कह रहे हो दिल्ली में टिक टिक करते सैकड़ों बम लगे हुए, बिल्कुल लगे हुए हैं। मसाला मार्केट है, केमिकल मार्केट है, सदर बाजार है, खाड़ी बावली है, खोया बाजार है, इन सबको अल्टरनेटिव प्लाट भी मिले हुए हैं। आज 4 इंजन की सरकार है, क्यों नहीं खाली कराई जाती ये सब जगह? आज दिल्ली की सड़कों पे इतनी एनक्रोचमेंट है, पुलिस भाजपा के हाथ में है। हमारे केजरीवाल जी ने बहुत कोशिश करी थी दिल्ली की सड़कों की एनक्रोचमेंट हटाने के लिए, इनका वेंडिंग जोन बनाने के लिए हमारी स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं करने दिया भाजपा ने। आज भाजपा की सरकार एमसीडी में भी है, दिल्ली में भी है, सेंटर में भी है, उसके बावजूद पुलिस उनके हाथ में, फिर भी इतनी एनक्रोचमेंट क्यों है? इसकी जवाबदेही किसकी है? ये सारी जवाबदेही भाजपा की है। और भाजपा तो ये कह देती है प्रदीप गुप्ता जी, भाजपा ये कह दे रही है कि इतने लंबे लंबे समय तक आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को संभाला। हम तो भाई नए नए हैं जो भी आए हैं और सत्ता की कुर्सी पर विराजमान हुए हैं। हम तो अब एक एक चीज करना शुरू कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी वो ले रहे हैं, लेकिन उस जिम्मेदारी के साथ वो आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी भी बता रहे हैं। और जाहिर सी बात है, अगर एक सरकार आई है जिसका शायद 1 साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं हुआ, तो प्रदीप गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, आपके टाइम पर एनओसी क्यों, जब एनओसी नहीं थी, ये कैसे चल रहा था पूरा कारोबार? मनीषा, आ रही मैं एक मिनट में आपके पास। प्रदीप जी, क्यों पूरा कारोबार चल रहा था जबकि एनओसी नहीं थी? ऑडिट इसका नहीं हुआ, 6 कमरों का लाइसेंस और 25 कमरे 26 कमरे बना दिए जाते हैं, कभी भी कोई ऑडिट क्यों नहीं हुआ? अब सवाल किसकी है? अरे आप ये बताइए ना, सरकार बीजेपी की पूरी जिम्मेदारी और उनसे सवाल किए जा रहे हैं और दोषी वही हैं क्योंकि उन्होंने ऑडिट कराया नहीं, उन्होंने भी ऑडिट नहीं कराया, वो भी दोषी हैं। लेकिन ये कह देना 10 साल तो दिल्ली आपने भी संभाली ना, ये कह के जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहे, हम किसी चीज से पीछे नहीं हट रहे। हाँ, अगर कोई गलती है तो उसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक बात और भी है, आप इस बात को अच्छी तरह से मानो, केजरीवाल जी की सरकार को, हमारी सरकार को कभी भी भाजपा ने सही ढंग से काम नहीं करने दिया। सर, हमारे पास तिजोरी थी, हमारी तिजोरी की चाबी, लेकिन सर ऑडिट्स करने से रोकती थी क्या केंद्र की सरकार आपको?
केंद्र ने हमारे को कुछ काम ही नहीं करने दिया। मतलब अगर जो होटल चल रहे हैं, जो रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं, होटल चल रहे हैं, ये सब मतलब ऑडिट्स करने से रोक देती थी केंद्र की सरकार के ऑडिट मत कीजिए। मनीषा कुछ कहना चाह रही है। जो भी एक्शन लेने की कोशिश करी हाँ। हमारे को मोनिका, action मेरा एक सवाल है, जो हमारी पार्टी के जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनसे ये सवाल करना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से वो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है ये शुरू हो चुका है, आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा की सरकार ने जो उनके रहते हुए ऐसे काम हुए हैं, केंद्र की सरकार ने क्यों नहीं इंटरप्ट किया। मुझे ये बताइए, एमसीडी किसके हाथ में थी? दिल्ली सरकार के हाथ में थी कि केंद्र सरकार के हाथ में थी? मनीषा जी, एमसीडी हमारे हाथ में थी तो क्या स्टैंडिंग कमेटी का गठन होने दिया भाजपा ने? विदाउट स्टैंडिंग कमेटी एमसीडी कोई काम मेयर किसका था? आपका था या फिर बीजेपी का था? मेयर किसका था? मेयर किसका था? आपका था या बीजेपी का था? समझ नहीं रहे हैं। नहीं मनीषा जी, आप बात को समझिए। तो जाहिर सी बात है, देखिए एक तरफ जब दिल्ली में नो पावर टू डू एनीथिंग। प्रदीप गुप्ता जी, बिना पावर के आपकी सरकार इतने सालों साल चल रही थी, हैरत की बात है फिर तो। मनीषा जी, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, जब 2022 में एमसीडी में हमारी सरकार बनी, लेकिन हमारी सरकार के अंदर स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं होने दिया। जब तक स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हो जाता, एमसीडी हैज नो पावर टू डू एनीथिंग। जी मनीषा, मतलब तो ये साफ हो गया, मतलब तो ये आज साफ हो MCD गया कि बीजेपी के अगर पास आम है, आदमी पार्टी की स्टैंडिंग सरकार कमेटी आती है, जिस बीजेपी तरीके से ये के सीधा पास कीचड़ है, उछाल रहे हैं बीजेपी पर, अगर आम आदमी पार्टी आती है सरकार में तो फिर ये वही हाल रहेगा। तो मतलब कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में रहे चाहे ना रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, होने की उम्मीद है। क्योंकि ये कौन कर अंत रहा है? में तो कीचड़ उस पे उछालना है जो पावर में नहीं है। आज पुलिस किसके हाथ में है? मोनिका जी, प्रदीप गुप्ता जी, जाहिर सी बात है, अगर आप ये कह सकते हैं कि हमें काम करने नहीं दिया तो ये पल्ला झाड़ना हो गया जिम्मेदारी से। आप अपना रिपोर्ट कार्ड बताइए। प्रदीप गुप्ता जी, जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना हो गया कि आप कह रहे हैं कि हमें किसी ने काम करने ही नहीं दिया। और अनिल गोयल जी, ये सवाल आपके लिए भी है, ठीक है। प्रदीप गुप्ता जी, ये जाहिर से आप ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते कि हमारे पास पावर नहीं थी ऑडिट कराने के लिए। मैं झाड़ रहा हूँ, लेकिन जो मैं बात कह रहा हूँ वो बात मैं आपसे बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। नहीं, आपकी जिम्मेदारी तब भी बनती थी आपको ऑडिट के लिए। अगर आप ये कहते हैं कि पावर नहीं दी, ऑडिट के लिए मना नहीं किया, क्या आपको ये मना कर दिया गया? मैं ये कह सकती हूँ आपको चले किसी और चीज में आपको रोक दिया गया होगा, किसी पॉलिसी के लिए रोक दिया गया होगा। ये राजनीतिक रस्साकशी का दौर चलता रहता है, लेकिन ये तो लोगों के जीवन के साथ की बात की थी ना। अनिल गोयल जी, ठीक है मैं लौट रही हूँ। अनिल गोयल जी, आप बहुत देर से बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन अनिल गोयल जी ये भी है, डिबेट के अंदर आरोप प्रत्यारोप को दूर रखा जाए। मोनिका जी, प्रदीप जी प्लीज आप सुन लो। मोनिका जी, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, खास करके दिल्ली नगर निगम के नियम क्या है। जो काउंसलर होता है वो अपने वार्ड का मेयर होता है, वो अपने वार्ड का मालिक होता है। मेयर स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन का उसमें कोई रोल नहीं है। क्या कौन से संविधान में 5 कमरों के परमिशन के बाद में अनिल गोयल जी, 21 कमरे बन बात जाते हैं? बताइए, पूरी तरीके से आम आदमी के पाले में भी गेंद डाल देना आपके लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार आपकी है। जब आप इतने वादे कर रहे थे, सत्ता में आए, सत्ता में आने के लिए आप लोगों ने तमाम वादे तो कर दिए, लेकिन धरातल पर जो से अमली जामा पहनाने की बात है, तो क्या व्यवस्थाएं आपकी हैं? आप लोगों ने ऑडिट शुरू कराया या नहीं कराया, क्या कुछ किया, वो हमारे सामने है। दिल्ली से आए दिन अग्निकांड की खबरें सामने आती हैं, आए दिन मौतों की खबरें सामने आती हैं, कोई ना कोई मामला सामने आ जाता है। सरकार कर क्या रही है? आप लोग रैलियों में बिजी है, अपने मुख्यमंत्री को भेज देते हैं रैलियों में प्रचार करने के लिए। जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है और इस पर आप लोगों का ध्यान ही नहीं है कि पॉलिसीज की तरफ ध्यान दिया जाए, नियमों की तरफ ध्यान दिया जाए, एक ऑडिट करा लिया जाए। वेदभूषण शर्मा का मैं करूंगी। मोनिका जी, मैं एक एक बात का जवाब दूंगा। सिर्फ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भाई ने स्टैंडिंग कमेटी का विषय रखा। इस मालवीय नगर के होटल में स्टैंडिंग कमेटी का कोई रोल नहीं है। कहीं भी निगम में ये नहीं 5 कमरे पास करो और 25 कमरे बनवाओ, उस पर कोई भी नियम की जरूरत नहीं है। उसको बनाने से रोकना, उस पर सील करना, उस पर मुकदमा दायर करना, ये सब एमसीडी का अधिकार है और वहाँ के लोकल निगम पार्षद अधिकार है, चाहे सरकार कितनी। आप ये बताइए अनिल गोयल जी, पूरी तरीके से आप जवाब, आपके जवाब में मैं आप कह रही हूँ ना, आप अपने जवाब में जो पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो भी गलत है, क्योंकि अब पूरा सब कुछ आप ही के हाथ में पावर है। क्यों ऑडिट्स नहीं शुरू हुए थे? मोनिका जी, अभी बता रहा हूँ सर, मेरी एक सुन लो।
दूसरी बात यह है कि इन्होंने इस होटल के खिलाफ कोई इनके निगम पार्षद ने कंप्लेंट करी, कोई निगम में कार्रवाई करी, कोई निगम ने लेटर लिखा, वो एक बार ये दिखा दें जिससे जिम्मेदारी से ये बच जाती है। दूसरी बात, अब हमारा मामला आई है, मैं बिल्कुल इस चीज को मैंने बैठते ही स्वीकार करा है। अभी हमारी सारी एजेंसियां वहां पर पहुंच गई हैं। मेयर ने एकदम जांच के आदेश दे दिए, 3 दिन के अंदर अंदर कमिश्नर फौरन इसकी जांच करके रिपोर्ट देगा। इसको लेकर के मेरा सवाल है आपसे, जो मैं जरूर आपसे करूंगी, लेकिन पहले बहुत देर से वेद भूषण शर्मा जी भी हमारे साथ कनेक्टेड है, मैं उनका भी रुख करना चाहती हूँ। वेद भूषण शर्मा जी, ये जो मामला सामने आया है बेहद दुखद मामला है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक एक कर तमाम नेता शायद राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए या फिर वाकई में हमदर्दी के लिए घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन असलियत क्या है? क्या वाकई में से सिर्फ एक हादसे के तौर पर देखा जाए या फिर ये गैर इरादतन हत्या का पूरा मामला है? कानून क्या कहता है? मोनिका जी, ये नेग्लिजेंस का या लापरवाही का मामला नहीं है, ये प्रशासन की मिली भगत का और उनकी लापरवाही के अलावा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, गैर इरादतन हत्या का मामला है। जिस तरह से एनओसी नहीं थी, कोई फायर का लाइसेंस नहीं था, दिल्ली पुलिस से कोई लाइसेंस नहीं था, दिल्ली सरकार का कोई लाइसेंस नहीं था, और तमाम जितनी एजेंसियां थी, कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार की बू आती है। और जिस तरह से आपको याद होगा, आपके दर्शकों को, दिल्ली के अंदर उपहार सिनेमा ट्रेजेडी हुई थी, उसमें ना एग्जिट का एंट्री का कोई प्रोविजन नहीं किया गया, सीट एक्स्ट्रा लगा दी गई, जिसमें 59 लोग मारे गए थे। और वो मारे गए थे बेचारे पिक्चर देखने के लिए दर्शक आए हुए थे। फिल्म भी एक देशभक्ति की पिक्चर थी जिसमें ज्यादातर फौजियों के बच्चे मारे गए थे। उसके बाद गोपाला टावर हुआ, राजेंद्र नगर हुआ, अनाज मंडी हुआ, मुंडका हादसा हुआ, विवेक विहार हुआ, ITO वगैरह लगातार है। तो इसलिए पूरी दिल्ली आज आग के गोले पर बैठी हुई है, क्योंकि तमाम जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सब इस चीजों के लिए जिम्मेदार हैं। केवल एक पार्टी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता और तमाम सिस्टम इसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि जिस तरह से बेड एंड ब्रेकफास्ट की स्कीम जब लाई गई थी, गेम्स को, जो गेस्ट बाहर से आते हैं उनको रखने के लिए, परंतु रिहायशी इलाकों के अंदर इस तरह के गेस्ट हाउसेज चलाना या इस तरह की स्कीम चलाना बिल्कुल वायबल नहीं था। इसलिए जो मालिक हैं, जो लोकेश बजाज हैं, वो इस तमाम अपराधों के लिए जिम्मेदार हैं। उपहार सिनेमा के अंदर बहुत बड़े मजबूत अंसल ब्रदर्स थे, जो बंसल प्रॉपर्टीज के मालिक थे, वो सालों जेल के अंदर रहे। तो ये एक नजीर बननी चाहिए कि इस तरह से यदि कोई लापरवाही कर रहे हैं। और दिल्ली के अभी तो ये केवल एक होटल या जिसकी हम बात कर रहे हैं, आप जाके देखिए करोल बाग के अंदर, आप देखिए पहाड़गंज के अंदर, इस तरह से रेस्टोरेंट होटल्स बने हुए हैं, वो बड़े हादसे को बुलावा दे सकते हैं। और तमाम जानते हुए भी तमाम पार्टियां उससे अनभिज्ञ बने होते हैं, क्योंकि वो बड़े रसूखदार लोगों के, पैसे वाले लोगों के, राजनीतिक लोगों के जुड़े हुए मामले होते हैं। इसलिए इसमें केवल जिम्मेदारी सभी की है, इसमें दिल्ली पुलिस की भी जिम्मेदारी है कि वहां के लोकल बीट कांस्टेबल को कम से कम ये पता होना चाहिए था कि किसमें किस तरह से 6 कमरों की जगह 25 कमरे बना दिए गए, जिसका कोई लाइसेंस नहीं है। दिल्ली पुलिस पूरी तरह ऑथराइज्ड है, जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं है उसको चालान करने के लिए दिल्ली पुलिस को पूरी अथॉरिटी है। बल्कि अदालतें कई बार जवाब नहीं पाती तो उनको सील करने के आदेश तक दे देती है। तो इस तरह जो ऑडिट करने वाली बात है, ये सब लीपापोती करने वाली बात है कि ऑडिट होते हैं, ऑडिट जिस तरह से होते हैं, लेकिन कब तक ऐसे ही चलता रहेगा सर? शर्मा सर, कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? क्या लोगों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? आज नोटों की भूख इतनी बड़ी हो गई है कि उन नोटों की भूख के आगे जिंदगियां मर जाती हैं, जिंदगियां खत्म हो जाती हैं, और शायद इसकी परवाह किसी को नहीं रह गई है, न राजनेताओं को रह गई है, ना ही किसी दल को रह गई है, ना ही बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करने वाले जो मालिक होते हैं इनके, उनको रह गई है। कोई कीमत नहीं। मोनिका अभी देखिए, हाँ मोनिका, अभी ये केवल एक मास वायलेशन का मैंने जिक्र किया बहुत सारी जगहों का, परंतु आप सोचें कि ये आखिरी है, आखिरी नहीं है। ऐसे हादसों के लिए दिल्ली तैयार है। आपने सैदुल्ला जाब के अंदर देखा किस तरह से बिल्डिंग्स गिर गई, तो यहाँ तो मास वायलेशन है। पूरा दिल्ली में इतना जबरदस्त वायलेशन है, यदि कोई कमीशन बैठा दिया जाए तो दिल्ली की इतनी खतरनाक इमारतें हैं जो कभी भी दावत दे रही हैं, मृत्यु को दावत दे रही हैं। जिस तरह से उसमें तमाम इंतजामात फायर के, बिजली के नहीं है। अब इस होटल के अंदर जो ये फ्लोरेस स्टे है, इसके अंदर आग का कारण जो बताया जा रहा है, नीचे ग्राउंड पर किचन थी, उसके अंदर इलेक्ट्रिक ओवन था। इलेक्ट्रिक ओवन में
आग लगी, जिसकी वजह से पूरा होटल जलकर खाक हो गया। और जो हमारे उसके अंदर बहुत सारे मैक्स हॉस्पिटल चूंकि पास है, विदेश से बहुत सारे लोग अपना इलाज कराने के लिए पेशेंट को लाते हैं, और उनके जो गेस्ट हैं या उनके जो तीमारदार हैं वो इन होटल्स में आकर या आसपास की बिल्डिंग्स में रुकते हैं। और ये ज्यादातर मिडिल ईस्ट कंट्रीज के जो पेशेंट होते हैं वो इस हॉस्पिटल के अंदर बड़ी तादाद के अंदर आते हैं। तो इसके लिए तमाम एक प्रॉपर एक पावर्ड हाई पावर्ड, आपने एक देखा होगा आज से लगभग 20 साल पहले एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें तमाम दिल्ली के अंदर हाहाकार हो गया, राजनीतिक पार्टियां सड़कों पर आ गई क्योंकि वो सही काम कर रहे थे, इसलिए उसको रोक दिया गया। आज उस कमेटी का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं है। तो जब तक यदि सरकार की इच्छा शक्ति नहीं होगी, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, हमाम के अंदर सब नंगे हैं, ये सब नंगे हो चुके हैं इस चीज के अंदर, एक दूसरे ऊपर डालने की उसकी सरकार थी, उसकी सरकार थी। मैं तो बता रहा हूं आपको, फार्ट एचडी के टाइम पर कांग्रेस की सरकार थी, गोपाला टागर थी, अनाज मंडी हुई, अब हुआ उससे पिछली सरकार के अंदर हुआ। केवल ये कह देना कि मेरे टाइम में नहीं था, उसके टाइम में ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुई, तो सब उनकी नजरों के नीचे है। बल्कि मैं आपको बिल्कुल ओपनली बताऊं कि एमसीडी के जो भी काउंसलर्स होते हैं इलाके के अंदर, उनका एक बहुत बड़ा कट होता है। जिस तरह से बंगाल में आप देख रहे हैं ना, बंगाल में एक कट का एक सिस्टम बना हुआ है कि आपको यदि बिल्डिंग बनानी है, होटल चलाना है, रेस्टोरेंट चलाना है, तो लगातार जो लोकल काउंसलर है उसको एक कट देना होगा। मैं कोई बहुत सीक्रेट चीज आपके टेलीविजन पे आपके दर्शकों को नहीं बता रहा हूं। ये कट का सिस्टम ना बंगाल के अंदर नहीं है, दिल्ली के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर है कि यदि इस तरह की चीजें होती हैं तो लोकल काउंसलर को पैसे जाने होते हैं, नहीं तो लोकल काउंसलर इस तरह की चीजों को चलने ही नहीं देगा, क्योंकि उसकी नाक के नीचे छोटा सा इलाका होता है काउंसलर के पास में, उसको हर चीज का पता होता है कि कौन रेस्टोरेंट चल रहा है, कहां पर क्या गलत एक्टिविटीज हो रही हैं, तो उन सबकी मिलीभगत होती है। तमाम पार्टियां उसके लिए जिम्मेदार है, केवल आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी को नहीं, हमाम के अंदर सब नंगे हैं और इनके तमाम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। केवल सरकार बदल देना या नई सरकार को ले आना इसका उपाय नहीं है। इसके लिए जब तक अदालतें और बड़े लेवल पर इसका इंटरफेरेंस नहीं होगा, कॉग्निजेंस नहीं ली जाएगी, हमेशा इग्नोर हो जाते हैं, ये मामले तो हमेशा इग्नोर हो जाते हैं। आज ये आग लगी, जांच के आदेश दे दिए गए, मुआयना हो रहा है, बैठक एलजी ने बुला ली है, उसके बाद आगे की कार्रवाई 1-2 दिन के लिए अपडेट आ जाएंगे कि ये कार्रवाई हो गई, वो कार्रवाई हो गई, और फिर ये खबर पूरी तरीके से दब जाएगी। कोई मामला सामने, कुछ कार्रवाई, जांच, ये सब सामने नहीं आएगा, कोई रिपोर्ट सामने नहीं आएगी, और फिर कुछ महीनों के बाद एक और अग्निकांड हमारे सामने आ जाएगा। सबक कब लेंगे हम, शर्मा जी? वेदभूषण शर्मा जी, सबक लिया जाएगा क्या कभी? सबक इनको ऐसा नहीं है, इनोसेंट है। जो भी काउंसलर, एमएलए या जो ऑफिसर्स होते हैं, चाहे वो बीट कांस्टेबल है, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग, उसको अपने अधिकार क्षेत्र, उसको अपनी ड्यूटीज का पता है। केवल एक लालच, ग्रीडीनेस, जिसको पैसे का लालच है या पावर का लालच है, उस लालच की वजह से इस तरह के हादसे होते हैं। और ये लालच इस कदर तक है कि वो मौत के सौदागर यदि जिसको कहा जाए, तो ये वो लोग हैं, चाहे किसी पार्टी के नेता हैं, उन सबको पता है कि कहां पर क्या चीज चल रहा है, उनका कट आता है, उनका पैसा आता है, और जिस तरह से तमाम यही पूरी साइकिल रिपीट होती जा रही है और सब अपनी जेबें भर रहे हैं। शायद मैं लौटूंगी अनिल गोयल जी, अभी वेदभूषण शर्मा सर ने बहुत सारे नाम गिना दिए अलग अलग इलाकों के जहां पर इसी तरह के होटल चल रहे हैं। इन्हें वैसे होटल तो नहीं कहा जाएगा, इन्हें डेथ ट्रैप कहा जाएगा, क्योंकि ये वो टिक टिक करने वाले चालू बम ही हैं जो कब किसका जीवन ले लेंगे नहीं पता। अब इतने सारे नाम गिना दिए गए हैं, तो क्या इनके लिए ऑडिट कराएंगे? क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? क्या जो ये बुलडोजर एक्शन हम देखते हैं, इन होटलों पर बुलडोजर एक्शन आप करेंगे कि अवैध है? मोनिका जी, बिल्कुल एसीपी साहब ने एक एक बात को कहा है, बिल्कुल कटु सत्य कहा है, और इसमें एक कहना भूल गए कि उसके अंदर चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे प्रशासन का कोई भी अधिकारी हो, सब इससे कहीं ना कहीं कटमनी से जुड़े, इसलिए भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम सीमा पर है। तो ये आप ही का फेलियर है अनिल गोयल जी, जब आप ये वाली बात कह रहे हैं और आप इसको स्वीकार कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है कि आप स्वीकार कर रहे हैं, बट ये सरकार का ही फेलियर है। मोनिका जी, मैं सही बात को स्वीकार कर रहा हूँ ना, और मैं ये इसकी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहा, लेकिन अगर इन सब बातों के बाद भी आज हमारे एलजी साहब ने आपातकालीन बैठक बुलाई है, सख्त डिसीजन, सख्त निर्णय लेने के लिए कि हम सख्त निर्णय लेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे, हम निश्चित तौर पर नहीं भाग रहे। और जो अभी सैदलाजा की घटना की बराबर में है, पालवी नगर सैदलाजा दूर नहीं है, बिल्कुल 2-3 किलोमीटर के फासले पर ही है, और एक जगह पर इतनी लगातार घटनाएं होना,
निश्चित तौर पर बहुत बहुत शर्मनाक है और इस पर एक्शन होगा। हम किसी कीमत पर किसी को नहीं बख्शेंगे और ये निश्चित तौर पर जो हमारे क्योंकि मैं एक बात और बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं कि मैं खुद निगम पार्षद रह चुका हूं, मुझे खुद एमसीडी की एक एक गतिविधि की पूरी तरीके से जानकारी है। इसलिए स्टैंडिंग कमेटी का बहाना बनाना, हमारी मेयर का बहाना बनाना वो गलत है। अगर लापरवाही है तो लोकल निगम पार्षद की लापरवाही है, लापरवाही तो लोकल एमएलए की लापरवाही है। उस समय आम आदमी का एमएलए भी माली में आम आदमी पहले का ही एमएलए था, एमएलए भी आम आदमी का था, निगम पार्षद भी आम आदमी का था। इसलिए निश्चित तौर पर दोनों अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। हमारी अपनी जिम्मेदारी है, इसको हम स्वीकार कर रहे हैं और हम निश्चित तौर पर सारी जांच एजेंसियां वहां पहुंच गई हैं, जो काम होने वो सब काम हो रहे हैं, पूरे युद्ध स्तर पर सारे काम हो रहे हैं। और युद्ध स्तर पर ये भी हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि बहुत जल्दी कार्रवाई भी होगी और वो आप सबके सामने आएगी। हम किसी को बख्शने वाले नहीं है। और अभी तक क्या एक्शन हुआ अनिल गोयल जी? किन अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है और क्या हुआ है अभी तक? सुबह से लेकर अभी तक कोई एक्शन हुआ? जांच के अलावा, ये मत कहिएगा कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं, इसके अलावा क्या एक्शन हुआ है? देखो, आप अगर एक्शन की बात कहेंगे तो सैदला जाप के अंदर जो कांड हुआ है वहां पर जेईई को सस्पेंड कर दिया गया। आगे की कार्यवाही में बड़े अफसरों को भी नहीं बख्शा जाएगा, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, कोई भी क्यों ना हो। और इसके अंदर भी जहां भी लापरवाही है किसी को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे कोई कितनी भी राजनीतिक अप्रोच रखता हो, चाहे कोई कुछ भी बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। और लवकेश बजाज का जहां तक मामला है वो तो फरार है, वो तो पकड़ा ही जाना है। लवकेश बजाज के ऊपर कार्रवाई होगी वो अलग है, लेकिन इसके बाद में जो भी जिम्मेदार एजेंसियां हैं, सभी जिम्मेदार एजेंसियों में से किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, जिससे कि कम से कम ये आगे लोगों में डर पैदा हो। इसी मालवीय नगर में जहां ये होटल है लवकेश बजाज का, इसी के बगल में अभी हमारी ग्राउंड से आप रिपोर्ट देख रहे थे, मनीषा खुद बता रही थी कि इसी के बगल में जितनी दुकानें हैं सब लोग जानकारी दे रहे हैं कि वो भी अवैध तरीके से बनी हुई हैं, मानकों के विपरीत बनी हुई है। तो कल ऑडिट कराएंगे कि उसके लिए प्रॉपर लंबे प्रोसीजर का इंतजार होगा? मोनिका जी, ऑडिट भी होगा और वो सील हो चुकी हैं। आपको लेटेस्ट जानकारी दे दें, जो बराबर में वो होटल थे उनको भी सील कर लिया गया है, उनसे भी जवाब देंगे, उनको भी ऑडिट होगी, सील कर दिया गया है। हम एक्शन लेने में बिल्कुल कहीं देरी नहीं बरत रहे हैं, कहीं कोताही नहीं बरत रहे हैं। और निश्चित तौर पर अगर बिल्डोजर कार्रवाई करनी पड़ी तो उससे भी नहीं पीछे हटेंगे। हम कानून व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। दिल्ली के अंदर यहाँ पर होनी चाहिए, यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई होनी भी चाहिए अनिल जी। हम उसका इंतजार कर रहे हैं कि जो तमाम अवैध रूप से ये अतिक्रमण किया गया है, या अवैध रूप से निर्माण किया गया है, अतिक्रमण किया गया है, मानकों के विपरीत यहाँ पर काम चल रहा है, जो तमाम लोग अपनी जेबें भरने के लिए लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वहां कल ही बुलडोजर पहुंचना चाहिए। मोनिका जी, देखो ये बातें जब एलजी साहब बैठक मीटिंग ले रहे हैं, कोई ना कोई सख्त कार्रवाई होगी, मैं उसको अभी यहाँ पर बोल दूं वो ठीक नहीं है। और लेकिन आप ये देखेंगे कि कल परसों में आपको एक्शन होता दिखाई देगा, आपको रिजल्ट आते दिखाई देंगे। और ये निश्चित तौर पर जो लोग गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, गलत तरीके से काम कर रहे हैं, सबको इस बात का डर भी होगा और इस बात पर रोक भी लगेगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ा स्पष्ट तौर से कह रहा हूँ। लेकिन मैं फिर एक बार, हाँ जी बोलिए अनिल जी। मैं फिर एक बात कहता हूं कि प्रदीप गुप्ता जी भी अपनी जिम्मेदारी से ना भागे, लेकिन जो हुआ है हम अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर रहे हैं। इनको भी अपने लोगों से कहना है अपने टाइम पर वो भी अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करें। प्रदीप गुप्ता जी, देखिए सीधी बात है, हालांकि आरोप आप लोग बहुत आसानी से लगा देते हैं कि प्रवक्ता के तौर पर बात कर रहे हैं। जितनी जिम्मेदार इस पूरे मसले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उतनी ही जिम्मेदार पूर्व सरकार भी है, क्योंकि जो सरकार की अदला बदली हुई वो कोई लंबा अंतराल नहीं है उसके बीच में, ठीक है। एक दोनों सरकारें इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार हैं। तो अब ये जिम्मेदारी से बच लेना, और सबसे बड़ी बात जिस तरीके से जो आप तमाम जवाब दे रहे हैं, आपको लग की पावर हमारे हाथ में नहीं थी, बीजेपी ने क्यों नहीं किया, सरकार उनकी आ गई, हमें तो काम नहीं करने दिया गया। जब आप ये सारी बातें कहते हैं, अब भाई 5 साल बाद 3-4 साल बाद फिर से चुनाव होंगे, तो आपको लगता है कि दिल्ली की जनता ये सब सुनने के बाद आप पर भरोसा करेगी, दोबारा से भरोसा जताएगी कि नहीं बीजेपी को हटा के हमें वापस से आम आदमी पार्टी की सरकार लानी है? मोनिका जी, सबसे पहले तो मैं कहूं, मैं वेद भूषण शर्मा जी से बिल्कुल सहमत हूं। भ्रष्टाचारी की नींव जो है एक बीट कांस्टेबल से ही स्टार्ट हो जाती है।
उसके बाद इसमें भी कोई दो राय नहीं है, काउंसलर को भी कट जाता है, आगे भी कट जाते हैं, चाहे वो सरकार किसी की भी रही हो। मैं अपनी सरकार से भी कोई पीछे नहीं हट रहा हूं, लेकिन अभी अनिल गोयल जी ने ये कहा कि आगे एक्शन लिया जाएगा। हम तो सिर्फ यही चाहते हैं ये एक्शन जल्द से जल्द लिया जाए और इस तरह के जितने भी होटल बने हुए हैं, इस तरह से जितनी भी मार्केटें बनी हुई है, वहां पर बुलडोजर चलाया जाए। ये हम सबकी जिंदगियों के साथ खेल हो रहा है। आज बीजेपी फुल पावर में है, 4 इंजन की उनकी सरकार है। अगर बीजेपी इस तरह का कोई काम करती है और इन सब चीजों को रिमूव कराती है तो हम बीजेपी का समर्थन करेंगे इस काम के लिए। हाँ। आज वो फुल पावर के अंदर है, हमें जो काम अच्छा करेगा मुझसे खुशी होगी। अच्छा काम बीजेपी वाले करेंगे तो हम उनके साथ खड़े हैं। ये तो अच्छी बात है, चलिए आप कह रहे हैं, लेकिन लेकिन साहब, जहाँ आपसे लेकिन दूर नहीं है वो बिल्कुल भी। जवाब मुझे नहीं मिल पाया। ये अच्छी बात है, चलिए आप कह रहे हैं कि विपक्ष साथ देगा सरकार का, अगर सरकार अच्छा काम करती है तो ठीक है, एक अच्छा जेस्चर है, लेकिन वो जवाब नहीं मिल पाया जो देश सुन रहा है। और शायद देश के मन में भी ये सवाल होगा कि हम दोबारा से इस पार्टी पर भरोसा करें या नहीं करें। इन्होंने इतने लंबे समय तक दिल्ली को संभाला। ये 3 अग्निकांड पिछले 4 महीने के अंदर दिल्ली के अंदर इतने बड़े बड़े हो चुके हैं। आप बताओ क्या एक्शन हुआ है, क्या सुनवाई हुई है, क्या बीजेपी गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है? सवाल कर रहे हैं प्रदीप गुप्ता गवर्नमेंट जी, ने उनके खिलाफ एक्शन लिया है? क्या बदला अब अब तक? आप ये देखो, मसाला मार्केट, एक सेकंड, मसाला मार्केट है, केमिकल मार्केट है, खोया मार्केट है, खाड़ी बावली है, इन सबको अल्टरनेटिव प्लाट्स मिल चुके हैं। और आज बीजेपी की 4 इंजन की सरकार है, ये खाड़ी बावली को क्यों नहीं खाली कराते, मसाला मार्केट को क्यों नहीं खाली कराते, केमिकल मार्केट को क्यों नहीं खाली कराते? अगर वहां इस तरह का कोई हल्का सा भी कांड हो गया तो कम से कम हजारों लोगों की जान जाएगी। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अनिल गोयल जी, कौन जिम्मेदारी लेगा? प्रदीप गुप्ता पूछ रहे हैं। बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है, उस पर भी हम एक्शन लेंगे, लेकिन आज से साल भर पहले भी स्थिति सेम की सेम थी। आपने क्या करा वो भी बता दो। हम तो जिम्मेदारी भी लेंगे, काम भी करेंगे, लेकिन प्रदीप जी इन्होंने क्या किया? अनिल जी छोड़ दीजिए ना, अनिल जी सुनिए, कुछ नहीं किया अनिल जी छोड़ दीजिए ना। तभी तो जनता ने सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया ना। अब आप पर भरोसा जताया है तो इतने महीन हो गए, आप लोगों ने क्या किया इतने महीनों में? मोनिका जी, निश्चित तौर पर हर एंगल पर जांच होगी, हर एंगल पर काम होगा, हर एंगल पर एक्शन लिया जाएगा। हर संभावित दुर्घटना को, किस तरीके से हमारी दुर्घटना ना हो, उस पर हमको क्या क्या करना चाहिए, वो सब काम हमारी सरकारें करेंगी। इसके अंदर हमारी सरकार किसी भी चीज से पीछे नहीं हट रही। लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी थोड़ी प्रदीप जी ने कहा था इस पर आरोप तो कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया। अनिल जी, प्रदीप जी कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया, वो कह रहे हैं मुंह पे हमने कुछ नहीं किया। मैं वही बात कर रहा हूँ। प्रदीप जी कह रहे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगना चाहिए, ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे। हम तो निश्चित तौर पे ये कह रहे हैं कि जहां जहां भी जो कमियां हैं, अभी आप एक बताओ, शालीमार बाग में लगभग 150 मकान हैं अनऑथराइज, बिल्डोजर चल रहा नहीं चल रहा है? कार्रवाई चारों बिल्कुल जारी है, कहीं बिल्डोजर कार्रवाई जारी है। कोई इसके अंदर कहीं को वो नहीं है कि किसी के साथ भी नहीं बरता, हम किसी के साथ भी रियायत नहीं बरत रहे, किसी के साथ भी रियायत नहीं बरत रहे हैं। हम शालीमार बाग रेखा गुप्ता जी का अपना एरिया है, इसलिए भ्रष्टाचार रेखा गुप्ता जी मुक्त करने का हमारा संकल्प है। आपने अपनी विधानसभा में सुविधा क्या युक्त किया? हमारा इसलिए शालीमार में बुलडोजर लगाया है। यहाँ जहांगीरपुर हमारा संकल्प है। हम दिल्ली को बढ़िया से बढ़िया बनाएंगे, लेकिन आप आरोप लगाने से पहले आप सिर्फ कहाँ भी आपने जहांगीरपुर का नाम लिया, जहांगीरपुर आपने क्या करा ये बता दो। आपके जो मालवीय नगर के विधायक थे, अपना जो वो तो जाने माने वकील हैं, उनको तो नियम कानून भी पता है। जो वहां के विधायक थे, वकील थे, जाने माने वकील हैं, विधायक हैं, उन्होंने क्या कार्रवाई करी कि अनऑथराइज बिल्डिंग बन रही, कोई एक्शन नहीं लिया। ये वकालत उसमें काम क्यों नहीं आई? आज मालवीय नगर इतनी बड़ी घटना हुई है, मालवीय नगर के लोगों के साथ वहां पर वो हुआ है, तो उसके ऊपर हम जवाब देने को तैयार नहीं है। हम मालवीय नगर से बाहर भाग रहे हैं। अरे कम से कम आपके निगम पार्षद ने, आपके विधायक ने, आपकी निगम की टीम ने, आपकी दिल्ली की सरकार ने, इतना सब कुछ वहां पर हो गया, आपने कुछ नहीं करा। और कुछ नहीं करने पर अब आप हमें रास्ते दिखा रहे हो। हम निश्चित तौर पर सारी जगह पता है, हम जहां जहां जो एक्शन लेना है बिल्कुल लेंगे।
जो तो यानी कि कार्रवाई गेंद करनी इधर से करेंगे। उधर उधर से इधर डाली जा रही है और वही सवाल और उस सवाल का जवाब यही निकल कर हमने सामने आ रहा है कि लेकिन जांच अब की आप जा तो रही है और उत्तर जांच दो। की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। चलिए क्या एक्शन होगा वो ग्राउंड पर हम जरूर देखेंगे और नहीं देखा तो समझ लीजिए कि इसी तरह के हादसों को बार बार आप तैयार रहिए इनसे निपटने के लिए, या फिर अपनी जान को यूं ही हथेली पर रखकर आप इस तरह की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में जाते रहिए। मेरे ख्याल से तो लोगों को बायकॉट कर देना चाहिए, इस तरह की बिल्डिंग्स में जाना ही नहीं चाहिए जब आपको ये दिख रहा है कि इतनी ऊंची बिल्डिंग यानी कि पक्का करप्शन की नींव पर खड़ी हुई होगी। अब वेदभूषण शर्मा जी, अगर हम कानूनी रूप से समझें तो ये जब एफआईआर और जो तमाम कार्रवाई है वो किस किस एंगल से इस पूरे मामले में अब आगे बढ़ेगी, किन धाराओं के तहत ये पूरा केस बनता है, और क्या जो कार्रवाई है वो सिर्फ उसी के खिलाफ होगी यानी कि होटल के मालिक के खिलाफ होगी, बजाज के खिलाफ होगी, या इस कार्रवाई के दायरे में और तमाम लोग भी आ रहे हैं? पूरी कानूनी प्रक्रिया इस पूरे मसले में कैसी रहेगी? देखिए मोनिका जी, इसमें मुकदमा चूंकि दर्ज हो चुका है, इन्वेस्टिगेशन जारी है, परंतु इसमें केवल संबंधित अधिकारियों को सस्पेंड करना इसका उपाय नहीं है। उनको अरेस्ट करने के बाद में उनका ट्रायल हो, क्योंकि उनकी लापरवाही की वजह से, उनकी मिलीभगत की तरह वजह से इतने लोगों की जान गई है। इसलिए केवल उनको सस्पेंड कर देना या ट्रांसफर कर देना ये इसका पूर्ण निदान नहीं है, इससे कोई मैसेज नहीं जाता। वो जेईए जो भी संबंधित अधिकारी है, चाहे कांस्टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह जाकर उनकी पनिशमेंट की पोस्टिंग होने के बाद फिर दोबारा उसी फील्ड में आ जाते हैं। तो कोई ना कोई उनकी जिम्मेदारी क्रिमिनल एक्ट के अंदर होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारियां हो, वो जेल जाएं और अदालत उसको देखे कि किसकी लापरवाही थी और क्या उनको करना चाहिए था। बल्कि इस सारे मसले के लिए दिल्ली के अंदर जो हालात बने हुए हैं, जिस तरह से लगभग 20-25 साल पहले एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई थी जिसके नाम से लोग थर्राते थे, डरते थे कहीं गए उनके इलाके के अंदर इस तरह की कमेटी की निगाह न पड़ जाए। इस तरह की जब तक हाई पावर्ड कमेटी नहीं होगी तो ये पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी नेता हैं ये एक दूसरे के ऊपर डालकर अपना पीछा छुड़ाते रहेंगे, कट मनी वाले कट लेते रहेंगे। तो और संबंधित डिपार्टमेंट चाहे पुलिस है, एमसीडी है, डीडीए है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, फायर डिपार्टमेंट है, वो इसी तरह काम करता रहेगा और हादसे इसी तरह होते रहेंगे। हम और आप इसी तरह से डिबेट करते रहेंगे। यदि इसका लंबा कोई डिसीजन करना है तो ये बड़े लेवल की चीज है, दिल्ली के लेवल पर नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर होनी चाहिए। क्योंकि दिल्ली के अलावा और बड़े बड़े शहर है, मुंबई है, चेन्नई है, कलकत्ता है, वहां भी इस तरह की हादसे होते रहते हैं। तो पूरे इंडिया के लिए एक एसओपी जारी की जाए कि यदि किसी बिल्डिंग की क्लियरेंस नहीं है, इन मानकों पर वो उतरती नहीं है, तो उनका डिमोलिशन किया जाए, जिससे कि लोगों की जिंदगी बच सके और आने वाले समय में हम दोबारा इस तरह की डिबेट इन मसलों के ऊपर ना करें जिसमें बेगुनाह लोगों की जान चली जाए। आपने पूरी बता दी, रूपरेखा आपने पूरी बता दी, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इस देश में इस रूपरेखा को अमली जामा पहनाना आसान होगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने खुद गिना दिया कि एक छोटे से कांस्टेबल से लेकर बड़े बड़े अधिकारी से लेकर हर विभाग का एक एक अधिकारी अपनी जेब भरने में लगा रहता है। कोई कम नोटों से भरता है तो कोई ज्यादा नोटों से भरता है। तो क्या इस पूरी रूपरेखा को अमली जामा पहनाना ताकि इस तरह के हादसे भविष्य में दोबारा सामने ना आ पाए आसान होगा? बिल्कुल आसान होगा, इच्छा शक्ति की जरूरत है। का हश्र देखा जो उपहार सिनेमा के अंदर ट्रेजेडी हुई थी, उनमें से एक भाई की मौत कि इस तरह के हादसे नहीं होने देंगे, इन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो कानून की कोई कमी नहीं है, काम एक्शन लेने वालों की कोई कमी नहीं है, केवल इच्छा शक्ति की जरूरत है कि अब सब मिलकर खड़े हो जाएं। उसके लिए हाई पावर्ड कमेटी हो, कहीं किसी के साथ में कोई भाई भतीजावाद या किसी नेता की उस पर ना चले, वो अपना एक्शन लेने के स्वतंत्र रूप से जिम्मेदार हो और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, जिससे कि मैसेज जाए। परंतु इस लिपापोती करने से तो फिर वही ढाक के तीन पात वही कहानी दोबारा रिपीट की जाएंगे कि उसकी सरकार उसको ट्रांसफर कर दिया, उसको लाइन हाजिर कर दिया। ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये लिपापोती वाला है कि आप टेम्परेरी पैरों के नीचे देख रहे हैं, आगे जाकर नहीं देख रहे कि उसका क्या असर होगा। सैदुल्ला जाब का और तमाम जिस तरह से इलाकों में एक कुकर मुत्ते की तरह बिल्डिंग बन गई है, तमाम वायलेंस को तोड़ा जा रहा है और लगातार चल रहा है। ये नहीं कि आज रुक जाएगा, वो लगातार होता रहेगा। इसलिए जरूरत है, यदि चाहते हैं, नहीं चाहते तो इस तरह के हादसों के लिए हम और आप डिबेट करते रहेंगे, तमाम कमियां एक दूसरे पर निकालते रहेंगे, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट तमाम चीजों को करते रहेंगे। यदि इच्छा शक्ति है तो इच्छा
शक्ति के लिए जरूरत है कि केंद्र सरकार को हाई पावर्ड कमेटी बनाए, पूरे इंडिया के लिए कोई भी बिल्डिंग यदि बनती है या इस तरह के रेस्टोरेंट, होटल या कोई भी इस तरह की फैक्ट्रीज के अंदर कोई वायलेशन होती है तो उसको बुलडोज किया जाए, उसके खिलाफ एक्शन नहीं बल्कि मुकदमा लिया जाए। दिल्ली के अंदर अभी आपने देखा जब बहुत ज्यादा हादसे होने लगे, रोड एक्सीडेंट होने लगे तो रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर एफआईआर दर्ज होने लगी है। अब लोग रॉन्ग साइड जाते हुए डरेंगे। तो जब तक आप इच्छा शक्ति के साथ में कोई काम नहीं करेंगे, डिसीजन नहीं करेंगे, कानून है केवल उनको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। यदि आप लागू करेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं है इस देश के अंदर कि इस तरह से कोई रेस्टोरेंट या ब्रेड एंड बटर जो स्कीम है उसका मिसयूज कर सके। वो केवल एक आम गरीब लोगों के लिए बनाई गई थी। जो टूरिस्ट आते हैं उनको ज्यादा पैसे, रईस वाले लोग नहीं होते, उनको छोटे छोटे रूम में सस्ते रूम देने के लिए ये फैसिलिटी दी गई थी, जिसका मिसयूज किया जा रहा है। पैसा बनाने का तंत्र बनाया जा रहा है। जिस तरह से बताया जा रहा है इनके मालिक के और बहुत सारे होटल, रेस्टोरेंट्स और तमाम चीजें वो हैं, तमाम चीजें प्रकाश के अंदर लाई जाए जिससे कि वक्त रहते इन चीजों को रोका जा सके, इनका इलाज हो सके। वक्त रहते चीजों को रोका जा सके, इलाज हो सके, और ये तभी हो पाएगा लेकिन जब धरातल पर सिस्टम पूरी तरीके से जाग जाएगा, आंखें खोलकर ईमानदारी से काम करेगा। क्योंकि जब ईमानदारी कहीं खो जाती है तो जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। फिलहाल आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, अपना अपना पक्ष रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सवाल तमाम है, ये किस मौते तमाम सवालों को छोड़ जा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या कब जागेगा प्रशासन। बैठक बुला ली गई, जांच के आदेश दे दिए गए, एक्शन करने की बात कही जा रही है, लेकिन क्या ये कहानी यहाँ पर सीमित हो जाती है। तमाम हादसे बार बार सामने आते हैं और यही साइकिल रिपीट होती है कि जांच की जा रही है, एक्शन किया जा रहा है, एक आध गिरफ्तारी हो जाती है, एक आध होटल को सील कर दिया जाता है। लेकिन इसी तरह के तमाम होटल जो दिल्ली में टिक टिक करते हुए चलते चालू बम हैं, उनके खिलाफ क्या कोई ऑडिट शुरू होगा? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी? असल कार्रवाई तो तब होगी जब एक एक कर सब होटलों पर ऑडिट के लिए जांच टीम भेजी जाएगी और जो मानकों के विपरीत है उसको धराशाही किया जाएगा। वहां पर पीले पंजे का प्रहार देखने को मिलेगा और शायद इसका हमें इंतजार करना होगा। फिलहाल सीधी बात में बस इतना ही। नमस्कार। अब भी मजा आएगा ना वीडियो।